दिस इज मनीष कुमार नेमा। हम यहाँ पर आज इस वीडियो के माध्यम से आपका क्वार्टरली एग्जामिनेशन का जो 12th क्लास का पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 10 जो है, जिसमें 6 क्वेश्चन हैं, जिनमें से आपको 5 करने हैं, उनके आंसर्स एक एक करके आपको बताने जा रहे हैं। आप इन आंसर्स को रजिस्टर में लिख लीजिए, समझ लीजिए। ये मेन जो बोर्ड परीक्षा आपकी फरवरी में होने जा रही है उसमें बहुत काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपके क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन था, इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग हु इज मुकेश एंड व्हाट इज हिज ड्रीम। मुकेश कौन है लॉस्ट स्प्रिंग में और उसका सपना क्या है। तो लॉस्ट स्प्रिंग आपकी एक कहानी है जो दो लोगों को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें इस कहानी में दो लोगों के बारे में बताया गया है। लॉस्ट स्प्रिंग जो है ये दो लोगों की कहानी है। ठीक, इसमें किस किस की कहानी दी गई है। एक तो मुकेश की कहानी दी गई है और दूसरी साहिब। साहिब और मुकेश दोनों बच्चे हैं और साहिब और मुकेश दोनों बच्चे हैं और ये कचरा बीनने का काम करता है। साहिब जो छोटे छोटे रैक पिकर्स होते हैं उनके साथ साहिब भी रैक पिकिंग का काम करता है। मुकेश जो कि फिरोज़ाबाद में है, ये चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री है उसमें काम करता है। उनके घर में चूड़ियाँ बनती हैं, मुकेश भी उनके साथ अपने घर में हाथ बटाता है। हमसे पूछा गया है कि मुकेश कौन है लॉस्ट स्प्रिंग में। तो मुकेश इज अ चाइल्ड लेबरर। मुकेश एक बाल श्रमिक है। अच्छे से समझ लीजिए, आंसर को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, बिल्कुल सरल आंसर है, आपको अभी याद हो जाएगा। मुकेश इज अ चाइल्ड लेबरर। मुकेश एक बाल श्रमिक है। हु यानी जो कि, वर्क्स यानी कार्य करता है, इन अ ग्लास बैंगल मेकिंग फैक्ट्री यानी चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में जो कि काम करता है। दैट इज जो कि है, इन फिरोजाबाद जो कि फिरोजाबाद में है। फिरोजाबाद का एफ बड़ा लिखेंगे क्योंकि ये स्थान का नाम है। मुकेश का एम बड़ा लिखेंगे क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है। और इंग्लिश में व्यक्ति और स्थानों के नाम वो वाक्य में कहीं पर भी प्रयोग हो उन्हें बड़े अक्षर से लिखना है। इफ यू राइट द नेम और द नेम ऑफ प्लेस इन इंग्लिश anywhere in a sentence, so you have to write with the capital letter. This is the rule of English language. अगला था कि मुकेश का ड्रीम क्या है। तो हमने लिखा his dream, उसका सपना, is मतलब है to become यानी बनना, आ मतलब एक मोटर मैकेनिक। और मुकेश का सपना है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने, लेकिन वो बेचारा जो है वो बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में काम करता है और वहाँ पर चूड़ी बनाने का काम वो करता है और उसका सपना जो है वो पूरा नहीं होता है और वह ना अपना सपना पूरा कर पाता, ना मोटर मैकेनिक बन पाता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के आंसर्स को याद कर लीजिए। बड़े सरल शब्दों में मैंने बनाया है और इसको आप याद करेंगे तो आपको 2 मार्क्स निश्चित रूप से मिलेंगे। थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि what had been put up on the bulletin board। यह क्वेश्चन जो है ये हमारा पहला लेसन जो है, लास्ट लेसन जिसका नाम है, उससे लिया गया है और हमसे पूछा गया है बताइए कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगा हुआ था, क्या लगाया गया था। तो आंसर एक बहुत छोटा सा ही है, मैं आपको पहले हिंदी में बता दूं कि जब फ्रांस हार गया जर्मनी से, तो जो फ्रांस के दो जिले थे, अल्सास और लॉरेन, ये जर्मनी के कब्जे में आ गए थे और जर्मनी से एक ऑर्डर आया था, ठीक, बर्लिन से जो जर्मन में है, वहाँ से एक ऑर्डर आया था कि अब अल्सास और लॉरेन नाम के जो जिले हैं उनमें अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये नोटिस लगा दिया गया था फ्रांस के जो भी बड़े बड़े क्षेत्र हुआ करते थे, जो बड़े चौराहे हुआ करते थे, वहाँ एक नोटिस बोर्ड हुआ करता था। तो उस बुलेटिन बोर्ड पर ये चिपका हुआ था। तो हमसे पूछा गया था व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अ नोटिस हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो व्हाट की जगह में केवल लिख देना नोटिस। एक नोटिस चिपकाया गया था बुलेटिन बोर्ड पर, इन्फॉर्मिंग यानी सूचित करते हुए, द पीपल यानी लोगों को, अबाउट द ऑर्डर
एक ऑर्डर के बारे में फ्रॉम बर्लिन, जो कहाँ से आया था, बर्लिन से आया था, विच डिक्लेयर्ड, जिसमें ये घोषित किया गया था, ये बताया गया था, दैट यानी कि ओनली यानी केवल जर्मन भाषा जर्मनी की, टू बी टॉट यानी पढ़ाई जाएगी, इन स्कूल्स ऑफ, स्कूलों में, कहाँ के, आल्सस और लॉरेन के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर केवल और केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। इस प्रकार का एक नोटिस बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। थैंक यू। नंबर 3 है आपका डीप वाटर वाले लेसन से, जो है वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने क्यों डिटरमाइंड यानी संकल्प लिया, टू गेट ओवर यानी जीतने का, हिज फियर ऑफ वाटर यानी अपने पानी का डर। देखिए क्या कारण था। डगलस फियर ऑफ वाटर यानी डगलस का जो पानी का डर था, स्टार्टेड अफेक्टिंग, स्टार्टेड यानी उसने शुरू कर दिया, पानी के डर ने, अफेक्टिंग यानी प्रभावित करना। अफेक्ट और इफेक्ट दो अलग अलग इंग्लिश वर्ड्स होते हैं। अफेक्ट एक वर्ब है, जबकि इफेक्ट यानी प्रभाव एक नाउन है। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। तो स्टार्टेड कर दिया प्रभावित करना, काय को, हिज अदर एक्सपीरियंस, उनके अन्य जो अनुभव जो जीवन में उनको लेना थे, उनके इंजॉयमेंट, वो क्या थे, लाइक जैसे बोटिंग करना, पानी में जब भी बोटिंग करने जाए उन्हें डर लगे, स्विमिंग यानी पानी में जब तैरने वो जाए तब भी उन्हें डर लगे, और एंड कैनिंग, कैनविंग, कैनिंग क्या कहलाती है, CANEING, कैनिंग कहलाती है नैरो बोट, नैरो लॉन्ग बोट, एक सगरी बोट होती है नाव टाइप की जिसमें पैडलिंग करके चलाया जाता है, उसको कैनिंग कहते हैं। तो उस एक्सपीरियंस को भी प्रभावित कर दिया। इसलिए ही डिटरमाइंड, उन्होंने संकल्प लिया, टू गेट ओवर यानी जीतने का, हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के डर को। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये है, व्हाई डिड विलियम डगलस डेवलप एवर्जन टू द वाटर व्हेन ही वाज 3 or 4 years old। पहले एवर्जन का अर्थ समझ लीजिए। एवर्जन मतलब होता है आरुचि या डिसइंटरेस्ट या घृणा भी होता है, डिसगस्ट भी होता है। तो विलियम डगलस को पानी से क्यों घृणा हो गई जब वो 3 या 4 साल के थे, तो इसका आंसर सब हम देखते हैं। When Douglas stood at a beach with his father in California, when यानी जब डगलस यानी डगलस स्टूड यानी खड़े थे, एट अ बीच यानी समुद्र के किनारे पर, विद हिज फादर यानी अपने पापा के साथ, इन कैलिफोर्निया यानी कैलिफोर्निया में, तब क्या हुआ उस बीच पर, द वेव्स ऑफ द सी यानी समुद्र की लहरें आई, स्वेप्ट ओवर हिम और उनके ऊपर से चढ़कर निकल गई, ठीक, जिससे वो दब गए और वो गिर भी गए। इसलिए ही डेवलप्ड एन एवर्जन, उनमें एक आरुचि पैदा हो गई, टू द वाटर यानी किसके प्रति, ये हो गई पानी के प्रति, व्हेन ही वॉज 3 or 4 years old, जब वो 3 और 4 साल के थे। ये छोटा सा आंसर है, आसानी से याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इन्हें लिख लीजिए, और ये आंसर्स आपके लिए मेन परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं, और अगर आपको इन आंसर्स में कोई तकलीफ होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, व्हाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। यह क्वेश्चन आपके लेसन रैट ट्रैप से लिया गया है, और उसमें 2 कैरेक्टर जो बताए गए, क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर क्या होता है पहले ये जान लीजिए। इंग्लिश में 2 वर्ड होते हैं, एक होता है क्राफ्ट, CRAFT, ये क्राफ्ट कहलाता है, ये कहलाता है कला या शिल्प करना, जैसे कला शिल्प की जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें क्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। ये कौशल भी कहलाता है, कला कौशल। और अब आप जो पढ़ रहे हैं वो है क्रॉफ्ट, ये क्राफ्ट है और ये क्रॉफ्ट है। क्रॉफ्ट कहलाता है एक छोटा सा, ये समझ लीजिए बगीचा या एक छोटा सा खलिहान टाइप का, जिसमें फेंसिंग होती है, जिसमें खेती बाड़ी करते हैं और छोटी मोटी खेती बाड़ी की जा सकती है। तो एक क्रॉफ्टर था, क्रॉफ्ट यानी होता है छोटी बाग बगीचे या खलिहान में खेती करना, छोटे से बगीचे में, और क्रॉफ्टर यानी होता है उस खेती को करने वाला या जोतने वाला। पैडलर क्या होता है, पैडलर जो होता है, पैडलर होता है ठीक फेरी लगाने वाला, जो लोग फेरी लगाकर जो घूम फिर कर सामान बेचते हैं,
ठीक है, उन्हें हम पैडलर कहते हैं। तो पैडलर और क्राफ्टर ये दो कैरेक्टर थे। तो इस क्राफ्ट का मतलब है कला शिल्प और ये क्राफ्ट है। क्राफ्टर क्या है? ये है कोई खेती करने वाला, छोटा सा खलिहान जोतने वाला एक किसान टाइप का व्यक्ति। तो क्राफ्टर और पैडलर ये दो कैरेक्टर थे। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाई वाज द क्राफ्टर सो टॉकेटिव। जो क्राफ्टर था वो टॉकेटिव क्यों हो गया एंड फ्रेंडली, और बड़ा मित्रवत हो गया किसके साथ? विद द पैडलर, यानी जो फेरी लगाकर सामान बेचता है उसके साथ। क्यों वो बड़ा खुश हो गया, क्यों उसने बातें शुरू कर दी? उसका कारण हमसे पूछा गया। कारण ये था द क्राफ्टर हैड नो वाइफ और चिल्ड्रन। सबसे पहली बात, क्राफ्टर की ना तो पत्नी थी और ना ही बच्चे थे, एज वेल द फ्रेंड्स, और ना तो उसके फ्रेंड्स थे, ना फ्रेंड्स थे, ना बीवी थी और ना बच्चे थे, अकेला था क्राफ्टर। वन डे, एक दिन, when the peddler came at his house, जब एक फेरी लगाने वाला उसके घर आया, यहाँ हम डोर स्टेप भी लिख सकते हैं, एट द डोर स्टेप, उसके घर पर आया, दरवाजे पर आया। he was happy, तो वो क्या हो गया? क्राफ्टर खुश हो गया। to find someone, किसी को पा करके, to talk, कि अब वो उनसे बात कर सकता है। so the crafter was so talkative and friendly, और इस कारण से वो क्राफ्टर जो था बड़ा टॉकेटिव, बातूनी हो गया और फ्रेंडली और मित्रवत हो गया। किसके साथ? पैडलर के साथ, क्योंकि पहले उसके साथ कोई नहीं था और अब उसके साथ एक पैडलर आया, उसने उससे बातें की और उनसे बातें करने के बाद वो उससे मित्रवत हो गया और बड़ा टॉकेटिव हो गया। ये रीज़न था। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन था वो था व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? ये कहानी रेट की है, तो पूरा पार्ट और पूरा टेक्स्ट और उसकी समरी, उसका थीम, उसका प्लॉट, कहानी का हम पढ़ाएंगे आपको डिटेल्ड में, एक एक लेसन। फिलहाल अभी यहाँ पर हम आंसर्स आपको बना कर दे रहे हैं, जिन्हें आप अच्छे से रजिस्टर में लिख लें और इन आंसर्स को ठीक बाय हार्ट यानी मन लगाकर याद कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके मेन एग्जामिनेशन के लिए। चलिए, तो भाई आयरन मास्टर ने अपनी गलती का एहसास कब हुआ ये जानते हैं। तो व्हेन द आयरन मास्टर सॉ द स्ट्रेंजर आफ्टर ही वाज क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। तो जब आयरन मास्टर ने देखा उस अजनबी को, अभी अजनबी कौन है ये आपको पाठ में हम पढ़ाएंगे, आपको पूरा पाठ पढ़ाएंगे, ठीक। तो जब अजनबी को आयरन मास्टर ने देखा, कैसे? ही वॉज क्लीन, जब वो क्या हो गया? बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, एंड वेल ड्रेस्ड यानी एक अच्छे पोशाक में अच्छे कपड़े पहनकर आ गया। ही रियलाइज हिज मिस्टेक, तब उसे उस अपनी गलती का एहसास हुआ, ठीक। यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे, सॉरी, ठीक है। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। द वैलेट, वैलेट कहलाता है सर्वेंट या अटेंडर या खिदमतगार कहते हैं उर्दू में, ठीक। खिदमतगार मतलब जो अटेंडर होता है, जो नौकर होता है, जो सेवक होता है, जिसे सर्वेंट कहते हैं आप, उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द वैलेट। वैलेट जो होता है वो एक नौकर और सेवक होता है। द वैलेट बैथड हिम, उस सेवक ने उसको फिर नहलाया। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे। एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बना दी, ठीक है। ये आंसर आपका छठवां था कि आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ, ठीक है। ये आपके 6 क्वेश्चन थे जो 2 मार्क्स के थे, और आपको इसमें से 5 करना थे जो आपको 10 नंबर देगा। तो ये सेक्शन था प्रोज का सेक्शन। पोएट्री के सेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स हम आपको अगले वीडियो में लाने वाले हैं, उन्हें भी आप इसी तरह से अच्छे से देख करके लिख लीजिएगा और अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन सारे मेन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, गुड नाइट।